इंडियन इकोनॉमी फाउंडेशन कोर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर 4 होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 को कवर कर लिया है। अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है और सीधे आप लेक्चर 4 पे आ गए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहले लेक्चर 1, 2, 3 देखिए, फिर लेक्चर 4 पे आइए, क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, परिवर्तन यूपीएससी लेके आया है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री और मेंस की सारी सिलेबस कवर कराई जाएगी। उसके साथ यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी की ट्रेंड्स जैसी और भी चीज़ों की स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन कोर्स हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट किया था, जिसका आज लेक्चर 4 है। उसके साथ ही फिजिकल जियोग्राफी की क्लास शुरू कर दी गई है। ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद आप चैनल विजिट कीजिए और जियोग्राफी के प्लेलिस्ट पे जाके जियोग्राफी की भी क्लास साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है मार्केट एंड इट्स टाइप। मार्केट मार्केट यानी बाजार। ठीक, मार्केट सुनते ही आपके मन में क्या आता है? देखिए, यूपीएससी की सिलेबस बहुत बड़ी है। सिर्फ बात यूपीएससी की ही नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट देखिएगा तो वो चीज़ें इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि उसका आप रट्टाफिकेशन कर लें। ठीक है, आप चीज़ों को जब तक इंटरकनेक्ट करके नहीं देखोगे ना, तो आप हर चीज़ को मगअप नहीं कर सकते, और उस मगअप करने का फ़ायदा भी नहीं है। आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो बस, पर कोई चीज़ सीखने का मज़ा तब है ना जब उस चीज़ को आप डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर कल को हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अपना आईटीआर नहीं फिल कर पा रहे हैं, अपने इनकम टैक्स के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है, कि मेरी लायबिलिटी क्या है, मैं किस टैक्स स्लैब में आता हूँ, तो फिर उस पढ़ने का क्या फ़ायदा? ठीक है, तो आप परिवर्तन यूपीएससी में आए हो, यहाँ पे चीज़ों को सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती है बॉस। पढ़ाने के लिए आप किताबों से भी पढ़ सकते हो 6 घंटा 8 घंटा लगा के, बट हमने जो सीखा है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे रियलाइज करा सकें, इस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको रखें, ये हमारी मकसद है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कंटेंट पढ़ाना, सिर्फ कंटेंट तो आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी जैसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आई होप कि आप सिर्फ लाइन बाय लाइन का मतलब तो यहाँ पे जानने नहीं आए होगे। तो चलिए आते हैं। तो बॉस, मार्केट का नाम सुनते ही आप इमेज बनाओ कि मार्केट क्या है। तो एक बाज़ार है, एक प्लेस है, बाज़ार एक प्लेस है, सॉरी, ठीक है, यानी जगह है जहाँ पे फ्यू सेलर हैं और फ्यू बायर हैं। ये बायर का कुछ डिमांड है जिसको ये सेलर उस चीज़ को सप्लाई करके पूरा कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? कहने का मतलब, आप दुकानदार हैं, आपको कपड़ा चाहिए, तो ये सेलर अपने गुड्स को एग्जीबिट कर रहे हैं। आप जहाँ भी मन करे वहाँ पे गए सेलर के पास, आप अपना डिमांड रखें कि मुझे एक शर्ट चाहिए। उसके बाद इस सेलर ने बहुत सारे शर्ट दिखाए, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बताई। एक शर्ट आपको पसंद आ गया, ठीक है, यानी आपकी डिमांड पूरा हो गया। आपने इससे गुड्स लिया, बदले में इसको मनी फ्लो किया, यानी पैसा दिया, और एक ये प्लेस पे क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। समझ में आ गया? एक ऐसा जगह जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और इनके बीच एक ट्रांजैक्शन हो रही है, वह क्या है, मार्केट है। ठीक है, आपको सब्जी चाहिए, आपकी कोई डिमांड है, आप सब्जी मार्केट गए, वहाँ पे अपना डिमांड रखें, सेलर जो है उसको सप्लाई करके पूरा किया, आप दोनों के बीच क्या हुआ, एक कनेक्शन बना। ठीक है, मतलब कनेक्ट किया, एक प्लेस क्या कि आप दोनों को कनेक्ट किया और आप दोनों के बीच ट्रांजैक्शन कराया, आपका डिमांड पूरा हो गया और इसने उसको सप्लाई करके आपका डिमांड पूरा कर दिया। गॉट इट? अभी तक जितना भी यूट्यूब चैनल है बॉस, अभी तक आप जहाँ पे भी जाओगे यही लिखा हुआ है, और अच्छे से अच्छे बुक में यही लिखा है, मार्केट इज अ प्लेस विच कनेक्ट बायर एंड सेलर। हर जगह लिखा है मार्केट इज अ प्लेस विच कनेक्ट बायर एंड सेलर। देखो बॉस,
यूपीएससी की तैयारी सब कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, सब कहने का मतलब काफ़ी भीड़ है इसमें, पर आप ही का सिलेक्शन क्यों होगा जब सब वही लिखे मार्केट इज अ प्लेस विच कनेक्ट बायर एंड सेलर, फिर आप में उसके में क्या डिफरेंस होगा? ये चीज़ आपको परिवर्तन यूपीएससी में मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको यूपीएससी लेवल का कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ। ये कैसे मैं अभी बताता हूँ। चलिए, आप एक कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, जैसे कंट्री डिलाइट जैसी स्टोर है, ठीक है, इनकी अपनी एक फॉर्म होती है, ठीक है, यहाँ पे इनकी एक मोबाइल ऐप होती है, ठीक। इस मोबाइल ऐप पे आपसे आपको अगर वेजिटेबल ख़रीदनी है, यानी आपकी डिमांड है, यहाँ से आप बुक कर देते हो, पैसा पेड कर देते हो, ये आपके घर पे लाके दे देते हैं। ऐसे ही नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, या एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे आप अपना शेयर को खरीदते और बेचते हो। आप फ़ोन में, ठीक है, आपका डीमेट अकाउंट है, आप फ़ोन से ही स्टॉक खरीदे और स्टॉक सेल कर दिए। क्या आप कभी एनएससी आपको विजिट करने की ज़रूरत है? नहीं है। तो जो जितने भी यूट्यूबर्स टीचर हैं, ठीक है, या फिर कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे पब्लिशर हैं जो लिख रहे हैं मार्केट इज ए प्लेस विच कनेक्ट बायर एंड सेलर, तो क्या ये प्लेस है यहाँ पे बायर और सेलर कनेक्ट हो रहा है? मैं स्टॉक खरीदता हूँ, पर मैं कभी एनएससी नहीं गया हूँ। मैं बीएससी से स्टॉक खरीदता हूँ, पर मैं कभी बीएससी नहीं गया हूँ। मैं कंट्री डिलाइट से वेजिटेबल मंगाता हूँ, बट कभी वहाँ पे गया नहीं हूँ। तो क्या अब मार्केट एक प्लेस रह गया है? तो देखिए बॉस, पहले ही चीज़ें थी और उसी चीज़ को ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही है जो समय के बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसको हर कोई टैकल नहीं कर सकता। जो बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, उसमें डायनेमिक नहीं है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो इक्के दुक्का। पूर्व में जो चीज़ बीत गया उसमें क्या ही चेंजेस आएंगे। हाँ, कोई कोई नया रिसर्च हुआ तो भले से आ जाए, बट इकोनॉमिक ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। मिनट टू मिनट इसकी डेटा चेंज होती है, मिनट टू मिनट इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो ऐसे याद रखना, मार्केट इज ए सिस्टम विच कनेक्ट बायर्स एंड सेलर। मार्केट एक सिस्टम है जो बायर और सेलर को कनेक्ट कर रहा है और इनके बीच एक ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करवा रहा है। मार्केट जो है वो फिजिकल प्लेस भी हो सकता है, लाइक ए मार्केट। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी हो सकता है, लाइक एनएससी, बीएससी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, या फिर ये ऐसे कंट्री डिलाइट जैसे शॉप, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रही है, कंज्यूमर की डिमांड पूरा हो रही है, ठीक है, और सेलर उस चीज़ को सप्लाई कर रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कर रही है, बट ये प्लेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे ही इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ तो ये प्लेस से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन गया। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी एग्जिस्टेंस है। तो सिर्फ मैंने मार्केट पढ़ाने के लिए एक अलग से मैं इसको 2 लाइन में बता के जा सकता था, बट मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, मार्केट इज़ नॉट ओनली प्लेस, नाउ मार्केट इज ए सिस्टम विच कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स एंड facilitate transaction between them. We may have physical market as a place like this where goods and service sold, but there are some electronic market as well like NSC. Got it? चलिए, अब हम लोग देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स। मार्केट देखा तो मार्केट में कुछ गुड्स क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, तो इसी के कुछ टाइप्स देखेंगे। तो गुड्स क्या होता है, इसको हमने लेक्चर 1 में कवर किया था, और अगर आपने लेक्चर 1 स्किप कर दिया और आप लेक्चर 4 पे आ गए हो तो फिर आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। फिर आप मुझे बोलोगे कि सर आप अच्छे से समझा नहीं रहे हो। तो बॉस, हर एक चीज़ ना इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक्स बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो आपको सीक्वेंस से चलना ही पड़ेगा। अगर यूपीएससी का आप डिमांड कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपका सप्लाई भी होना चाहिए ना। हमने यही चीज़ अपनी तैयारी के दौरान
फेस की है कि अगर कोई भी चैनल है, अगर वो हमें ट्यूटोरियल पढ़ा रहे हैं, लेक्चर 1 देंगे, 2 देंगे, 3 का सीक्वेंस कुछ और होगा, 20 का सीक्वेंस कुछ और होगा, कोई चीज़ सिस्टमेटिक थी ही नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी ही नहीं, सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी। हमने कल पढ़ा था ना, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड। तो कहने का मतलब कि आपको सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। सीक्वेंस यानी सिलेबस, सिलेबस का कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो हम लोग जो भी परिवर्तन यूपीएससी में, आप कोई भी प्लेलिस्ट उठा के देखिए, अभी मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ या मैम जियोग्राफी पढ़ा रही हैं, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है, एज पर सिलेबस प्रिस्क्राइब बाई यूपीएससी फॉर सीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो आते हैं गिफिन गुड्स में। उसके पहले एक थ्योरी है डिमांड का, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से ग्राफ के साथ पढ़ेंगे, बट मोटा मोटी बात आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस हाइक होता है तो उसका डिमांड कम होता है। ठीक, आप ही खुद से इमेजिन कीजिए, कोई भी चीज़ सस्ती है तो आप ज़्यादा परचेज करते हो, ठीक है, बट अगर वो चीज़ अचानक बहुत महंगी हो जा रही है तो आप उसका डिमांड कम कर देते हो, करेक्ट। जैसे डेयरी मिल्क अगर 10 रुपए की है तो आप ज़्यादा परचेज 10 यूनिट परचेज कर रहे हो, बट वही डेयरी मिल्क सेम क्वांटिटी का कल को 50 रुपए की हो गई तो आप क्वांटिटी कम कर दोगे परचेज करना, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम जो है वही है, सेम है। ठीक, आप ये राइस को देखो, लो स्टैंडर्ड राइस है, ब्रोकन राइस है, येलो पार्ट है, टेस्टलेस है, मोटा वाला चावल है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इन्फेरियर क्वालिटी की है। उसी के अपोजिट इंडिया गेट बासमती राइस, बट वो 200 रुपये के जी की है, ये 20 रुपये के जी की है। तो इस राइस को कौन डिमांड करेगा? आप खुद से पूछो ना कि ऐसी राइस कौन डिमांड करेगा? तभी ना जिसका लो इनकम होगा, पोवर्टी के अंदर होगा, यानी वो गरीब होगा, तो इस चीज़ का डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है बासमती राइस का। इसके लिए ये चीज़ क्या है? लग्जूरियस है, और इसके लिए ये चीज़ क्या है? इन्फीरियर है। कहने का मतलब ये इंडिया गेट को एफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में ये राइस को वो खा रहा है, ठीक है। जैसे ये मीट और ये ब्रेड, रोटी मान लीजिए, ठीक है, रोटी है एक तरफ आटा और एक तरफ मीट है। आटा कितना रुपए के जी? 40 रुपये मान लीजिए, ठीक है, लो क्वालिटी का 30 रुपये मान लीजिए, और यहाँ पे अगर मीट, ठीक, लगभग अगर 300 से 900 रुपये के जी मान लीजिए, ठीक है, डिपेंड ऑन वो किस चीज़ का है, ठीक है, इतना हम मुझे डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। कहने का मतलब ये मीट इस ब्रेड के लिए ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि ये मीट कॉस्टली है। तो जो गिवन गुड्स है ना, ये थ्योरी ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। यानी जैसे जैसे ये क्या थ्योरी ऑफ डिमांड कहता था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, पर गिवन गुड्स के साथ उल्टा होता है, इनका डिमांड और भी बढ़ता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये ब्रेड जो है इन्फीरियर टू मीट है, करेक्ट, क्योंकि ब्रेड सस्ता है, मीट महंगा है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेबर है, ठीक है, जो दिन भर मजदूरी करता है, इट मीन्स उसका इनकम कम है। तो जहाँ पे वो वर्क करता है, ठीक है, तो घर नहीं आ सकता खाना खाने, ठीक, समझ जाइए एक इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे वो काम करता है। वो लंच में पास में एक होटल है, वहाँ पे जाता है, खाना खाता है। तो एक प्लेट थाली में, ठीक, 4 रोटी है, यानी 4 ब्रेड है, और 2 पीस मीट है, जिसका प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, करेक्ट। कल को इसका प्राइस हो जाता है 200 रुपये, ठीक है, इन्फ्लेशन आया, होटल वाले ने
प्राइस कर दिया पर प्लेट 200। क्या ये जो और लो इनकम वाले ग्रुप थे, ठीक है, वो ये 200 रुपये प्लेट के फूड को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या कहा कि आज से तुम मुझे मीट का 1 पीस देना, ठीक है, और 4 रोटी के जगह 6 रोटी दे देना, यानी 6 ब्रेड दे देना, और मुझे 100 रुपीज़ चार्ज करना, क्योंकि मीट का प्राइस ज़्यादा होता है, ब्रेड कम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, प्राइस बढ़ा तो ब्रेड का प्राइस बढ़ा, ब्रेड का डिमांड बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। बट थ्योरी ऑफ डिमांड कहता था अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, बट यहाँ पे क्या था? ब्रेड का डिमांड बढ़ा जैसे जैसे प्राइस बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है सुपीरियर गुड का। समझ में आ गया? तो गिवन गुड्स, inferior goods do not follow law of demand because they are substitute of superior good when price are increase in market, so they are increase when their price is increase. Got it? इतना समझ में आ गया? इस राइस का डिमांड क्या होगा? और भी बढ़ेगा अगर सब्जी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो, क्योंकि वो गरीब है, वो बेचारा ये चावल ज़्यादा कंज्यूम करेगा, सब्जी कम खाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं वेवलेन गुड पे। अभी तक हमने बात किया गरीबों का, अब बात करेंगे अमीरों का। वेवलेन गुड्स एक लग्जूरियस गुड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो थ्योरी थी ना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, यही नॉर्मल थ्योरी थी। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लागू होती है। वेवलेन गुड्स कहने का मतलब लग्जूरियस आइटम जो जिसका वैल्यू जो है सोसाइटी में है। लाइक एक कार, कौन सी कार है? BMW। कोई बहुत ही अच्छी वॉच, ठीक है, कोई बहुत ही अच्छी परफ्यूम, कोई बहुत ही लग्जूरियस परफ्यूम कह सकते हैं, बहुत ही लग्जूरियस ज्वेलरी, लाइक आईफोन। आईफोन की प्राइस जितना ही बढ़ती है उसका डिमांड और भी क्या होता है? हाई होता है। तो दीज आर द गुड्स यूज्ड एज स्टेटस सिंबल कॉज ऑफ हाई प्राइस। इस ये स्टेटस तभी है, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस हाई है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइक लग्जूरियस कार मैंने बताया। तो ये लोग भी जो थ्योरी थी डिमांड की कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। कौन कौन? गिवन गुड्स इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये सुपीरियर गुड्स का सब्स्टिट्यूट है। वेवलेन गुड्स इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका सोसाइटी में एक सिंबल है, जब तक इसका हाई प्राइस है तभी तक वो सिंबलाइज करता है उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेसेसिटी गुड, लाइक जिसको एसेंशियल कमोडिटी कहते हैं। एसेंशियल कमोडिटी लाइक सॉल्ट, कल को प्राइस टाटा सॉल्ट का 26 रुपये से अगर इंक्रीज होके 50 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है, तो क्या आप सॉल्ट का कंजम्पशन कम कर दोगे? नहीं करोगे। और अगर ये 26 रुपये से होके 5 रुपये हो जाता है तो क्या आप इसका कंजम्पशन इंक्रीज कर दोगे? क्या बैठ के सिर्फ नमक ही खाओगे? नहीं खाओगे। यानी ये ऐसे गुड्स हैं जिनका मार्केट में प्राइस क्या है उससे इनका डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप इसको ज़्यादा भी नहीं खा सकते, कम भी नहीं खा सकते। तो ये लोग नेसेसिटी गुड हैं, एसेंशियल कमोडिटी है। गॉट इट? उसके पास आते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन पे। कोविड-19 आया था, याद है? तो कोविड-19 में एक मेडिसिन आपने सुना होगा, रेमडेसिविर, ठीक है। इसका मार्केट में सप्लाई कम था और डिमांड हाई था, तो लोग इसका 100 गुना प्राइस पे करने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है। उनका कहना था रहियन जीव तब पिहन घीव, यानी जिंदा रहेंगे तब ना घी पियेंगे। तो इस मेडिसिन का
अगर प्राइस 100 गुना है तो डिमांड कम हो जाना चाहिए, बट इसके बावजूद इसका डिमांड क्या था, हाई था। तो क्या ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लाइफ सेविंग मेडिसिन है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मार्केट क्या है। मार्केट इज ए सिस्टम। मार्केट सिर्फ एक प्लेस नहीं है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस बाई एंड सेल होते हैं, जो कनेक्ट करता है बायर एंड सेलर को और इनके बीच ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। मार्केट फिजिकल भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी हो सकता है। अभी तक हमने देखा मार्केट। मार्केट क्या था? मार्केट इज ए सिस्टम विच कनेक्ट बायर एंड सेलर। अब आप कभी भी मत बोलिएगा मार्केट इज अ प्लेस। आप परिवर्तन यूपीएससी से आप अपने अंदर परिवर्तन ला चुके हैं। वो डायनेमिक चेंज क्या थी? मार्केट इज अ सिस्टम विच कनेक्ट बायर एंड सेलर एंड फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, अब इसके टाइप्स पे ध्यान देंगे। देखिए, मैं अपना बात करता हूँ। मैं कस्टमर हूँ। कष्ट से मर, नाम में ही देखिए कितना क्लियरिटी है। संस्कृत बहुत ही समृद्ध भाषा है। एक्चुअली हम लोग जो भारत से जो चीज़ का भी ओरिजिन हुआ है ना, उसमें काफ़ी एक साइंटिफिक लॉजिक है। देखिए ना कितना ईजी है। मतलब नाम में ये कस्टमर, कष्ट से जो मर गया वो कस्टमर है। तो जब मेरी कुछ डिमांड है, उस डिमांड को फुलफ़िल करने मैं मार्केट में जाता हूँ। मेरी डिमांड क्या थी कि मुझे एक गैस का कनेक्शन चाहिए था। तो मैं जब अपने टाउन में गया तो मेरे पास 2 ऑप्शन मिला। या तो मैं एचपी का गैस ले सकता हूँ या फिर मैं इंडियन का गैस ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरी डिमांड थी, वो थी ज्वेलरी ख़रीदनी है। तो मैं गया तो देखा या तो तनिष्क में मैं शॉप कर सकता हूँ, तनिष्क ज्वेलरी, या फिर रिलायंस, या एक और मेरे लोकर में थे, वो थे मुंगेरी लाल एंड सन, और एक था नूतन ज्वेलरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मेरे पास 4 ऑप्शन थी। मैं तनिष्क में भी जा सकता था, रिलायंस में भी जा सकता था, फिर मुंगेरी लाल में भी जाके देखा, फिर नूतन ज्वेलरी में भी जाके देखा। बट मैं सब्जी खरीदने गया तो मेरे पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन थी, लॉट्स ऑफ ऑप्शन। वो बोला था सर मेरे वहाँ आइए, वो बोला था मेरे वहाँ आइए। मतलब पूरी तरह से कंपटीशन थी, परफेक्ट कंपटीशन चल रही है। अब मैं अलग अलग जाके दे रहा हूँ, तुम्हारा फ्रेश है सब्जी, तुम्हारा फ्रेश है, तुम्हारा कितना है? तो बोल रहा है भैया 10 रुपये। तो उसका बगल वाला बोल रहा है भैया मेरे वहाँ आइए ना, मैं 9 रुपये दे रहा हूँ। तब तक उसका बगल वाला बोल रहा है भैया मेरे पास आइए, मेरा देखिए एकदम शुद्ध है, मैं 8 ही रुपये दे रहा हूँ। यानी मेरे पास चॉइस थी, मैं किसी भी शॉप से ले सकता था अपने अकॉर्डिंग। तो जब बहुत सारे कंपटीशन थे तो मुझे फ़ायदा हो रहा था। वो बोला 10 तो उसका बगल वाला बोल रहा है 9, वो बोला है अरे भैया मेरे वहाँ से आइए 8। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन थी। बट अब मुझे जाना था अपने शहर से दिल्ली, ट्रेवल करना था। तो मैं पता किया कि मैं कैसे जा सकता हूँ, तो रेल रूट थी। तो मैं जाके बोला, सोचा कि कितने तरह के बहुत सारे रेल होंगे अलग अलग। तो मुझे पता चला रेलवे तो एक ही है, वो है इंडियन रेलवे। तो ये जो कंपटीशन है ना बॉस, यही चीज़ें टाइप्स हैं। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन थी, यानी लॉट्स ऑफ सेलर थे। मोनोपोली, मोनो माने एक, यहाँ पे सेलर एक है, मोनो सेलर है। यानी रेलवे का जो सेलर है, रेल का जो सर्विस दे रहा है, वो सेलर सिर्फ एक है, वो है इंडियन रेलवे। डुओपॉली, डुओ मीन्स 2, तो एचपी, इंडियन, एलपीजी। ओलिगो मीन्स फ्यू, जो तनिष्क, रिलायंस, मुंगेरी लाल, नूतन। बट परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे लॉट्स ऑफ कंपटीशन थी। तो देखिए, एक सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में और बायर है। सेलर बहुत सारे हैं, लॉट्स ऑफ सेलर हैं यहाँ पे, और एक मार्केट है और ये अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट। लाइक ये चाय का ब्रांड देखिए, ये भी चाय है, टिटली है, वाघ बकरी है, पटाखा है, टाटा टी, मार्बल टी, ब्रोक बैंड, अलग अलग टी है। तो एक तरह का प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में सेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस कंपटीशन में घुसने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। आप भी कल को अपना टी का ब्रांड
लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, और इस मार्केट से एग्जिट भी इजीली हो सकते हो। तो परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मेनी फॉर्म ऑफर अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे एंट्री एग्जिट में फ्रीडम है, ठीक। इसका फ़ायदा किसको होगा? सेलर को होगा। क्यों? क्योंकि इसको कंपटीशन के वजह से बेटर प्राइस मिलेगा। ये लोग अपना जो मार्जिन होगा, जो प्रॉफिट होगा, कम से कम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर हैं। अगर जहाँ ये प्राइस बढ़ाएं, मैं फ्लिपकार्ट जाऊँगा इसके पास, ये जहाँ प्राइस बढ़ाया मैं फ्लिपकार्ट जाऊँगा इसके पास। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एंट्री एग्जिट पे कोई बैरियर नहीं होती है, ठीक है। इस पे फ़ायदा होता है कस्टमर को, क्योंकि वो एक बेटर डील पाता है, बेटर प्राइस पाता है। समझ में आ गया? लेकिन इसके बाद अब हम लोग अपोजिट आते हैं मोनोपोली में। यहाँ पे बहुत सारे बायर थे, यानी मेनी बायर थे, बट इंडियन रेलवे में अकेला सेलर है, अकेला है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। लाइक यूट्यूब का कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप कोई दूसरा ऐसा वेबसाइट है? नहीं है। यूट्यूब अकेला पूरे मार्केट पे क्या किया है? अपना मोनोपोली क्रिएट किया है। नो कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल प्राइस। अब रेलवे हमको कभी भी ऑफर नहीं देता है कि सुनिए कि अगर आप 4 लोग के साथ जाइएगा तो आपको ऑफर दे देंगे, ऐसा बोलता ही नहीं है। और वही अगर 10 तरह का रेलवे होता तो बोलता, एक बोलता कि सर आप अपने फैमिली के साथ जाइए, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। इंडियन रेलवे कभी बोलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मोनोपोली है। जो ये प्राइस फिक्स करेगा, मुझे उस प्राइस पे चलना होगा। ये बोलेगा आइबा ना तो जाइबा कहाँ, आना है तो यहाँ पे आओ, नहीं तो अपने घर जाओ। नो कंपटीशन। क्यों नो कंपटीशन? इसलिए है क्योंकि इस लाइन में घुसने में बैरियर है, वेरी हार्ड टू एंटर द मार्केट। तो मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट अ सिंगल सेलर हु हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर अ कमोडिटी और सर्विस। यानी इस सर्विस पे इसका सिंगल एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। द वर्ड मोनो मीन्स सिंगल एंड प्रीफिक्स पोइलियन फाइंड इट्स रूट इन ग्रीक मीनिंग टू सेल, यानी मोनो टू सेल, यानी ऐसा सेलर जो अकेला है। हेंस द वर्ड मोनोपोली लिटरली ट्रांसलेटेड टू सिंगल सेलर। तो मोनोपोली आपने समझ लिया। अब आपका काम क्या है कि अब देखना कि आपके आसपास मोनोपोली कंपटीशन किस किस लाइन में है। रेलवे, यूट्यूब, दो तो मैंने बता दिया, बाकी सब आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। इससे होता क्या है? देखो, मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को सेंस करना समझिए, ठीक है। इंडियन रेलवे तो बहुत लोग है, बट हम जो सामने आप जो अभी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, ये भी तो एक मोनोपोली कंपटीशन का मार्केट था। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ चीज़ों को सेंस करना सीखो। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा? नो बैरियर, एंट्री एग्जिट फ्री है, परफेक्ट कंपटीशन है, मार्जिन कम है, कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे मोनोपोली है, जिसका भी है सप्लायर एकदम मॉन्स्टर है, यही प्राइस पे कंट्रोल करेगा, जो मन करेगा वो प्राइस लेगा, कोई कंपटीशन नहीं है। यूट्यूब नो कंपटीशन, पूरे प्राइस पे इसका कंट्रोल है। कल बहुत पहले कम ऐड आता था, अब जितना बहुत सारे ऐड देते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोपोली है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। वही यहाँ पे कंपटीशन होता तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होती। उसके बाद आते हैं डुओपोली पे। मुझे मोबाइल ख़रीदना है, ठीक है, तो मोबाइल की ब्रांड बहुत है, बट उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दो ही है। या तो मैं iOS के साथ जा सकता हूँ या फिर मैं एंड्रॉयड के साथ जा सकता हूँ। मुझे कुछ ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, या तो मैं स्विगी से करूँगा या मैं जोमेटो से करूँगा। मुझे राइड करनी है तो या मैं ऊबर से या ओला से, हालांकि अब तो रैपिडो वगैरह भी आ गया है। शॉपिंग करनी है तो दो ही बिग मॉन्स्टर हैं, या तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट। एलपीजी में HP, इंडेन, ठीक है। तो ऐसे मार्केट जहाँ पे डुओपोली यानी दो लोग हैं और एक दूसरे से साथ में compete कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डुओपोली। तो डुओपोली इज ए सिचुएशन वेयर टू कंपनीज टुगेदर ऑन ऑल और नियरली ऑल द मार्केट। यानी आप पूरे मार्केट को देख लीजिएगा मोबाइल फ़ोन में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में या तो इसका है या इसका है, पूरे मार्केट को यही लोग कैप्चर किए हैं।
पूरे मार्केट में यही लोग कैप्चर किए हैं, पूरे मार्केट में यही लोग कैप्चर किए हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं फ्यू सेलर, जैसे मेरे वहाँ था तनिष्क, मुंगेरी लाल, नूतन ज्वेलरी, रिलायंस ज्वेलरी। ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, एक ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे कुछ कंपनी मिलके पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जियो है, एयरटेल है, वीआई है, बीएसएनएल है। मैं इन्हीं चारों के पास जा सकता हूँ, इसके सिवा कोई कंपटीशन है ही नहीं। यानी यहाँ पे कंपटीशन कम होती है। इसमें एंट्री एग्जिट का जो बैरियर होता है ना, वो काफ़ी हार्ड है। ना ही जल्दी एंट्री कर सकते हो, ना ही एग्जिट कर सकते हो। अब मुझे ही कल को कोई टेलीकॉम का कंपनी खोलना है, तो ऐसा थोड़ी है उठ के सो के उठें भैया हमको एक अपना एक परिवर्तन नाम से एक सिम निकालना है, नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे ही मुझे अगर फ्लाइट से जाना है तो इंडिगो भी इस तरह है, एयर इंडिया। फ्यू ऑप्शन है जहाँ पे, जैसे मुझे अपने शहर में ज्वेलरी खरीदनी थी तो फ्यू ऑप्शन थी, तो ऐसे मार्केट को ओलिगोपोली कहते हैं। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट आज से याद रखिएगा, एक सिस्टम होता है जो बायर और सेलर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और इनके बीच ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। ये फिजिकल प्लेस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी हो सकता है। गिवन गुड्स जो होते हैं ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जो सुपेरियर गुड्स के सब्सिट्यूट होते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है इनका डिमांड भी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये सुपेरियर गुड्स के ही सब्सिट्यूट हैं। उसके बाद वेबलेन गुड भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा इसका डिमांड इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका सोसाइटी में एक अलग ही स्टेटस है। उसके बाद नेसेसिटी गुड, अगर प्राइस बढ़े या घटे इसका डिमांड कांस्टेंट रहता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन, अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो डिमांड हाई ही रहेगा। उसके बाद आते हैं मार्केट एंड इस टाइप। मार्केट के अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक, जैसे परफेक्ट कंपटीशन लाइक सब्जी वाला, कोई भी आए, कोई भी उस फॉर्म में आ सकता है, एग्जिट कर सकता है। बहुत सारा कंपटीशन है, बायर को फ़ायदा हो रहा है, एक अच्छा प्राइस उसको मिल रहा है। मोनोपोली में इंडियन रेलवे का मोनोपोली है, दूसरा कोई भी सेलर है नहीं। ठीक है, डुओपोली में जहाँ पे दो लोग हैं। ओलिगोपोली में फ्यू हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे फॉर्म होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मोनोपोली में कौन एक्सप्लॉइट होता है? कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि पूरे प्राइस पे कंट्रोल कौन करता है? ये जिसके पास कंट्रोल होता है, जो ये मोनोपोली का सप्लायर बैठा है। ठीक है, इस लाइन में एंट्री करना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, ऐसे ही डुओपोली लाइक iOS, एंड्रॉयड, पूरे मार्केट में इन्हीं लोग का, ये लोग आपस में लड़ते हैं। अब पूरे मार्केट पे इन्हीं लोग का कैप्चर होता है। उसके बाद आते हैं फ्यू लाइक जियो, वीआई, एयरटेल, बीएसएनएल। आपको सिम लेना है तो इन्हीं चारों में आप जा सकते हो। फ्लाइट लेना है तो फ्यू फेलर है। लेकिन इसका एक घाटा है, ये लोग क्या करते हैं, आपस में कार्टेल बना लेते हैं। जैसे अभी जियो ने क्या किया, जियो और एयरटेल ने आपस में कार्टेल बनाया। बोला कि ऐसा करते हैं कि अगर आपस में लड़ेंगे तो फ़ायदा किसको हो जाएगा? कंज्यूमर को। तो बोलते हैं ना, दो बिल्लियों के लड़ाई में वो कुत्ता के रोटी छीन के खा जाता है। तो ये लोग बोले कि देखो, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, आपस में एक कार्टेल बना लिए। बोले कि हम लोग मिल के प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक, फ़ायदा किसको होगा? हम लोग को, और हम लोग कस्टमर को कष्ट से मार देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग साथ में अपना प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं। कंपटीशन ख़त्म, मरा कौन? कस्टमर। तो आई होप आप लोग वीडियो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक भेजिए। और आपकी जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो गई है, आप लोग विजिट कीजिए पेज को। जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जियोग्राफी को की भी क्लास साथ में कीजिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।